गुड मॉर्निंग। आज अपन 10th के अंदर 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे जेनेटिक्स। उसके अंदर अपन ने अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, वंशागति क्या होती है, अनुवांशिकी क्या होती है, इनके बारे में पढ़ा। शब्द किसने दिया। उसके बाद मेंडल का परिचय पढ़ा। फिर उसके बाद अपन ये पढ़ा कि मटर के पादप का जो है चुनाव क्यों किया मेंडल ने, मेंडल सक्सेस कैसे हुआ, उसकी सफलता का कारण क्या था। और अपन ने मेंडल के द्वारा दिए गए 7 लक्षण जो प्रभावी अप्रभावी लक्षण थे, उन 7 लक्षणों की बात की थी। और मेंडलवाद कैसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था। मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कौन थे उनकी बात की थी। ठीक है, और सभी चीज़ें मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण थी। आज अपन इसके आगे कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। शब्दावली जो है अपने जेनेटिक्स में काम आती है, उनकी बात करेंगे, शब्दावली की बात करेंगे। तो सभी महत्वपूर्ण शब्दावली है, कम से कम आपके सिलेबस में भी शब्दावली दी गई, उनकी बात करेंगे। तो पहली शब्दावली जो है उसका वो नाम दिया गया है कारक, कि भाई कारक या फैक्टर क्या होता है। तो एक लक्षण को निर्धारित करने वाला, कि एक लक्षण को निर्धारित करने वाला कारक क्या कहलाएगा। आपके निर्धारित करने वाले जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, कारक कहा जाता है। कारक शब्द जो है वो आपको पता है मेंडल ने दिया था, और कारक ही आगे जाके क्या कहलाए, जीन कहलाए। और जीन शब्द जो है वो किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। और आपके ये जीन जो होते हैं गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, और जीन क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद दूसरी परिभाषा आती है आपके युग्म विकल्पी की, जैसे अपन कहते हैं एलील, इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे एलील। आप एलील आ जाता लिखा हुआ। युग्म विकल्पी या एलील क्या होता है, कि लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन के दो विप्रासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। कि भाई एक लक्षण को जो निर्धारित करते हैं, कि भाई एक लक्षण जो है उसको निर्धारित किया जाता है, उसमें जीन के 2 युग्म काम करते हैं, 2 युग्म काम करते हैं। उसे जो 2 विप्रासी स्वरूप होते हैं, विप्रासी स्वरूप का मतलब होता है कि जिनको अपन भौतिक रूप से, बाहरी रूप से पहचान सकते हैं। जैसे अपन बात करें युग्म विकल्पी क्या है, जैसे मान लें पादप की लंबाई को लेते हैं, तो कैपिटल टी ये क्या बता रहा है, आपकी पादप की लंबाई को बता रहा है। स्मॉल टी क्या बता रहा है, पादप के बोनेपन को बता रहा है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जैसे मतलब क्या है, ये लंबाई को निर्धारण कर रहा है, ये बोनेपन को। तो बाहर से देखने पे अपन को पता चल जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, विप्रासी लक्षण है। ठीक है, तो युग्म विकल्पी की परिभाषा क्या होगी, कि लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन के 2 विप्रासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। एक लक्षण को निर्धारित करने के लिए जो जीन होते हैं उसके आपके एक लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के कितने होते हैं, 2 युग्म विकल्पी होते हैं। जैसे एक लंबाई को निर्धारित करने वाले आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी लंबाई को निर्धारित करता है, स्मॉल टी आप किसको निर्धारित करता है, बोनेपन को निर्धारित करता है। और युग्म विकल्पी है, इसको 2 भागों में बांट रखा है आपके, कि 2 कौन से भाग है युग्म विकल्पी के। एक होता है समयुग्मजी और एक होता है विषमयुग्मजी। क्या होता है देखिए, फर्स्ट क्या है समयुग्मजी और सेकंड क्या है, विषमयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब है कि एक लक्षण को निर्धारित करने वाले दोनों युग्म क्या हो, समान हो। जैसे दोनों कैपिटल हो या दोनों स्मॉल हो, तो जब दोनों युग्म समान हो तो उसे क्या बोला जाता है, समयुग्मजी। कैपिटल टी आएगा तो लंबाई को निर्धारित करेगा, स्मॉल टी आएगा बोनेपन को निर्धारित करेगा, आर आएगा तो बीच के गोल आकृति उसको निर्धारित करेगा। विषमयुग्मजी का मतलब होता है जब दोनों युग्म क्या हो, अलग अलग हो, एक युग्म तो कैपिटल हो और एक युग्म क्या हो, स्मॉल हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, विषमयुग्मजी। एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, इस प्रकार से उसे क्या बोला जाएगा, विषमयुग्मजी कहा जाएगा। उसके बाद तीसरी परिभाषा आपकी आती है लक्षण प्रारूप, इंग्लिश में कहा जाता है फिनोटाइप। और चौथी आपकी आती है जीनी प्रारूप, जिसे कहा जाता है जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है जब अपन किसी भी लक्षण को बाहर से देखो उसके बारे में बताते हैं तो उसे क्या कहेंगे, लक्षण प्रारूप। जेनी प्रारूप का मतलब होता है जब उसके लक्षणों का अध्ययन अपन क्या करते हैं, आंतरिक अनुवांशिक रूप से करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अनुवांशिक रूप से लक्षणों का अध्ययन किया जाता है,
तब तो उसे बोलते हैं जीनी प्रारूप। और बाह्य रूप से देख लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लक्षण प्रारूप। तो अनुवांशिक रूप से और बाह्य रूप से, तो अनुवांशिक रूप का हम लोग लक्षण प्रारूप फिनोटाइप, और अनुवांशिक रूप से किया जाए तो जीनी प्रारूप या जीनोटाइप कहा जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए कि लंबाई को निर्धारित करने वाले कारक क्या है? कैपिटल टी है, ए स्मॉल टी। अब इनको क्या कहेंगे? समिगमजी। इसको भी क्या कहेंगे? समिगमजी। ठीक है, एक होता है प्रभावी, एक क्या होता है? अप्रभावी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करा जाता है तो जनक, इसे आप युग्मक बना लेते हैं, ये युग्मक बन गए। इन्हें क्या कहेंगे? युग्मक। इन्हें क्या कहेंगे? जनक या पेरेंटल पीडी कहेंगे। दोनों के बीच में क्या क्रॉस कराया तो इसे क्या बोल सकते हैं? पेरेंटल पीडी या P1 पीडी जनक है। इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? एक इसमें से आ जाएगा, एक इसमें से आ जाएगा। अब ये क्या हो गए? इसे क्या बोलेंगे? समयुग्मजी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कैपिटल स्मॉल, इसलिए क्या वर्ड प्रयोग करते हैं? विषमयुग्मजी। और F1 में क्या है? लंबा दिख रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? विषमयुग्मजी लंबे। तो ये मतलब लंबापन क्या हो गया? प्रभावी। तो ये क्या लक्षण कैसा है? प्रभावी। जो प्रकट नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? अप्रभावी। और मैंने आपको बताया था कि जब जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? F1 पीढ़ी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मान लीजिए मुझे इस F1 पीढ़ी का अपन को F2 पीढ़ी, अगली पीढ़ी लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा? इसका स्वपरागण कराना पड़ेगा। स्वपरागण क्या होता है? इसका इसी के साथ देखो कैसे मैं यहाँ करवाता हूँ। ये कैपिटल, इसे इस बॉक्स के द्वारा बनाते हैं, इस बॉक्स को बोलते हैं चेकर बोर्ड। क्या बोला जाता है? चेकर बोर्ड। इसके द्वारा क्या होता है? आसानी से समझ में आ जाता है। किसने दिया था? पुनेट ने दिया। ये आपके सिलेबस में नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, कहीं बात कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसका इसी के साथ करना है, तो देखो बनाने के लिए कैपिटल टी ये रहा, स्मॉल टी ये, फिर इसी का इसी के साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, इधर रखे चाहे उधर रखे, एक ही बात समान है। और यहाँ पे एक लाइन खींची जाती है, उसको ऐसे लिखा जाता है, और या ऐसे, या फिर बॉक्स में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा। इसका बोले ये नर है और ये क्या है? मादा। क्रॉस करवाना। देखो इस टी का इस टी के साथ कराएंगे तो क्या आएगा? पहले बड़ा कैपिटल वर्ड लिखना है, दोनों कैपिटल है, लिख दिया। फिर इस टी का छोटे वाले से पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल, फिर स्मॉल। फिर उसके बाद देखिए ये कैपिटल, फिर ये स्मॉल, फिर ये कैपिटल, फिर क्या लिख दिया आपके? देखो ये स्मॉल और ये भी स्मॉल, तो क्या लिखेंगे? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो ये क्या, ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई, चार जो आए हैं कौन कौन से? कैपिटल टी, ये वाले और ये वाले, इन्हें क्या कहेंगे? F2 पीढ़ी। क्या कहेंगे? F2 पीढ़ी। तो परिभाषा क्या होगी F2 पीढ़ी की? कि F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराते हैं, तो जो संतति जो पीढ़ी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? F2 पीढ़ी। अब मान लीजिए जो चीज़ आई, ये देखो मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ कि भाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये जो चाहिए। अब मान लीजिए मुझे बताना इनको दे के भाई कितने लंबे कितने बोने हैं, तो यदि इनको बाह्य स्वरूप देखो, बाह्य स्वरूप मतलब बाहर से देखना, मैंने आपको बता रखा, कल एग्जांपल दिया था कि लंबा है, जैसे ये भी लंबा है, मतलब ये 6 फीट वाला मैंने आपको अंदाज से बताया, दोनों कैपिटल है 6 फीट, ये दोनों 5 फीट 7 समथिंग, और ये 4 फीट, तो ये तो लंबा है, ये दो अशुद्ध लंबे हैं, पूर्ण लंबे नहीं है, एक शुद्ध बोना है। अब लक्षण प्रारूप में क्या होता है? बाहर से देखना अपन को, बाहर लक्षण प्रारूप जब भी कभी इसी का निकालना हो, कैसे निकाले? आगे वाला वर्ड देखो, कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है? लंबे को, तो ये भी लंबा, ये भी लंबा, आगे वाला टी देखना है लंबा, और ये क्या बोना? तो लंबे कितने हुए? 3, बोना कितना आया? 1। तो ये क्या कहलाएगा? लक्षण प्रारूप कहलाएगा। कि जब अपन को किसी जो आपके युग्म विकल्पी है, कोई जनक है, उनका बाह्य स्वरूप देख अपन उसके बारे में बताते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। कि बाह्य स्वरूप का निर्धारण जिसके द्वारा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लक्षण प्रारूप। यदि मुझे जिनी प्रारूप निकालना हो समझने के लिए, तो जिनी प्रारूप उसकी अनुवांशिकी देखी जाती है कि भाई देखो कैसा है, कैपिटल टी शुद्ध लंबा है, तो शुद्ध लंबा कितना? 1, फिर अनुपात का चिन्ह। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब क्या है? विषम युग्मजी है, कितने हैं? 2, तो विषम युग्मजी लंबे कितने हैं? 2। ये क्या है? शुद्ध बोना। अब अपने इसकी अनुवांशिकी देखी कि एक्चुअल में है क्या ये, तो जब अनुवांशिकी अध्ययन किया जाता है तो किस में किया जाता है? किसी लक्षण का जिनी प्रारूप, और किसी लक्षण का बाह्य स्वरूप देके बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। तो ये चेकर बोर्ड अभी जो बताया आगे भी काम आएगा। तो लक्षण प्रारूप, जिनी प्रारूप हो गया। उसके बाद देखिए ये देख लीजिए, दूसरा अगला है 7वीं परिभाषा F1 पीढ़ी, और 8वीं परिभाषा है आपके F2 पीढ़ी। देखो ये बता देता हूँ,
जनकों के बीच क्रॉस कराने के बाद जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया जाता है तो ये पीढ़ी प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी। परिभाषा सरल है, जनकों के बीच क्रॉस कराने से जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी का F1 पीढ़ी के साथ क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त पीढ़ी को F2 पीढ़ी। चीज़ के लिए ठीक है, तो F1 पीढ़ी F2 पीढ़ी हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट परिभाषा, अब एक साथ हम 3 परिभाषा पढ़ेंगे, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर और 12 नंबर। इसमें पढ़ेंगे पहले एक संकर संकरण, तीनों की परिभाषा एक जैसी है, एक याद होगी तो बाकी सब हो जाएगी। द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, और फोर्थ है बहुसंकर संकरण। देखिए, एक संकर संकरण का मतलब होता है जब एक लक्षण को लेकर जब संकरण कराया जाता है, संकरण मतलब होता है क्रॉस करवाया जाता है। अभी बताया था टी का स्मॉल टी के साथ कराया था, तो उसे क्या कहते हैं, आपके संकरण कहते हैं। जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया जाता है, क्रॉस का मतलब होता है जैसे कैपिटल टी है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनके बीच में करवाया जाता है इस प्रकार से। ये जो चिन्ह इसे कहते हैं क्रॉस, ये साइंस की भाषा में से कहते हैं, क्या कहते हैं, संकरण। ये क्रिया क्या कहलाती है, संकरण। और जो संतति प्राप्त होती है इसे क्या कहते हैं, संकर, है ना। तो मैं क्रॉस कहूँ या संकरण कहूँ एक ही बात है। जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, एक संकर संकरण। जैसे अभी एक क्रॉस कराया, क्या लक्षण है, लंबाई का। अब ये बात अलग है, लंबाई बोला, लक्षण तो क्या है, एक लंबाई। कल पढ़ाया था ना मैंने कि लक्षण लिए थे मैडम ने, लंबाई वाला, प्रभावी और अप्रभावी, लंबा बोना। तो एक लक्षण को लेकर करवाया जाए तो एक संकर संकरण, 2 लक्षणों को लेकर करवाया जाए तो द्विसंकर संकरण। 2 लक्षण कैसे होते हैं, मान लीजिए एक ले लिया बीज की आकृति ले ली, और एक बीज का क्या ले लिया, आपके रंग ले लिया। कल पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण में। त्रिसंकरण, 3 लक्षणों को लेकर जब क्रॉस करवाया जाए। और बहुसंकरण, अनेक लक्षणों को लेकर जब क्रॉस करवाए तो उसे क्या बोलेंगे, बहुसंकर संकरण। 1 लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया जाए, 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाए, 3 लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाया जाए, और एक से मतलब अनेक लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया जाए तो उसे बहुसंकर संकरण कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, आपके परिभाषा हो गई चारों। अब इसके आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट परिभाषाएं। सिंपल सी परिभाषाएं हैं, ज़्यादा टिपिकल काम नहीं आता, लोड लेने का काम नहीं है। तो दोबारा परिभाषाएं अपने हो चुकी है। अपन अब पढ़ेंगे 13 और 14 साथ में, और 15। देखिए 13 में पढ़ेंगे अपन परीक्षण क्रॉस, इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस इंग्लिश में। परीक्षण को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। और एक पढ़ेंगे अपन संकर पूर्वज संकर, क्या कहेंगे, संकर पूर्व संकरण, या ऐसे कहेंगे बैक क्रॉस। और एक पढ़ेंगे व्युत्क्रम संकर व्युत्क्रम संकरण। ठीक है, अब देखिए तीनों बहुत सरल है। परीक्षण क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने कि कैपिटल टी बनाया, स्मॉल टी बनाया, मैंने अभी बताया समीकमुंजी लंबा, समीकमुंजी बोना, ये प्रभावी, ये प्रभावी, कोई मतलब नहीं, बार बार है, दोनों क्या है, जनक है। इनके बीच में क्रॉस कराया तो ये पहली पीढ़ी प्राप्त होती है, क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। क्या प्राप्त हुई, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है, विषमयुग्मजी है। अब देखना परिभाषा कहाँ से निकल गया, ऐसा आएगी। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का क्रॉस किसके साथ कराया जाए, अप्रभावी जनक के साथ कराया जाए। ये अप्रभावी है, क्यों है, मैंने बताया था, F1 पीढ़ी में लक्षण प्रकट नहीं करता। अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। क्या कहा जाता है, टेस्ट क्रॉस। कैसे कराऊंगा, देखो सिंपल सा बताऊँ, जैसे अभी पढ़ेंगे आगे वैसे इसके डिटेल में। जैसे ये चेकर बोर्ड बनाएंगे, अभी मैंने बताया था, ये नर मादा का चिन्ह बना लिया। अब क्या है, देखो इसका किसके साथ करना है, इसके साथ। तो ये दोनों अलग अलग युग्म के, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब मान लीजिए इसका किसके साथ करना है, स्मॉल टी, तो एक भी ले सकते हैं, एक ही ले सकते हैं, तो भी काम चल जाएगा कि दोनों बराबर है। जो आएगा नतीजा उसको डबल कर लेंगे, और तो क्या होगा, एक के साथ करवा दिया तो क्या आएगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी में कराए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल को आगे रखना, फिर स्मॉल टी, मतलब एक अशुद्ध लंबा, एक शुद्ध बोना, अनुपात क्या है, 1:1। तो ये जो क्रॉस करवाया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। कि जब F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। और संकर पूर्व संकरण का मतलब है जब F1 पीढ़ी का क्रॉस जनकों में से किसी भी जनक के साथ, प्रभावी जनक के साथ करें चाहे अप्रभावी जनक के साथ करेंगे, इसे क्या बोलेंगे अपन, बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे, बैक मतलब पीछे जाना, किसी के साथ भी करो। और मान लीजिए F1 पीढ़ी का प्रभावी जनक के साथ कराया जाए तो इसे बोलेंगे आउट क्रॉस। कल पढ़ेंगे, ठीक है भाई। टेस्ट क्रॉस अप्रभावी के साथ, आउट क्रॉस प्रभावी के साथ, और दोनों में से किसी के साथ करवाएं
संकर पूर्व संकरण। इसका मतलब क्या हुआ, संकर पूर्व संकरण कितने भागों के, 2। पहला भाग क्या है, परीक्षण क्रॉस, दूसरा भाग क्या है आपके आउट क्रॉस। ये पढ़ेंगे अपन कल इनके बारे में डिटेल में। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, परीक्षण क्रॉस क्या होता है, संकर पूर्व संकरण क्या होता है। उसके बाद व्युत्क्रम क्रॉस, व्युत्क्रम क्रॉस क्या होता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए अपन जनकों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो कैपिटल टी को इसको मान लेते हैं ए, और इसको एक बार मान लेते हैं नर, और स्मॉल टी इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं मादा। तो एक बार नर मादा मान के क्रॉस करवा दिया। दूसरी बार क्या होगा कि जिसको नर माना है उसको क्या मान लेंगे, मादा, और जिसको मादा माना उसको क्या मान लेंगे, नर। और जब इनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, उल्टा करना। तो कैपिटल टी जैसे ए माना गया ये नर है, और स्मॉल टी से बी माना गया ये मादा है, इनके बीच में क्रॉस करवाया तो इसे क्या कहेंगे, और ये क्रॉस करवा दिया। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, कैपिटल टी से मान लेंगे मादा, और स्मॉल टी से क्या बना देंगे, नर। इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, जो संतति प्राप्त होगी उससे क्या कहेंगे, जो क्रॉस करवाया जाता है उसके बोलते हैं व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है, रेसिप्रोकल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। तो ये परिभाषा तीनों क्लियर है। अब 5 परिभाषाएं और बची है, उनको एक साथ में पढ़ लेते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था 20 परिभाषाएं पढ़ेंगे, और एग्जाम में एक परिभाषा तो कन्फर्म है, आए तो 2 भी आ सकती है, लेकिन एक तो आएगी ही आएगी। इस चीज़ का भी खास तौर से ध्यान रखिए। और अभी चर्चा करूंगा कि 2020 में कौन सी परिभाषा आई है और आपको आती कि नहीं आती वो। देखिए 16 नंबर, 17, देखो 16 में लिख लेते हैं अपन F1PD। अभी बात F1PD तो होगी अपने, F1PD की पढ़ ली होगी अपन ने मेरे हिसाब से। जनक पीढ़ी, फिर एक संकरण अनुपात और द्विसंकर संकरण अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात और जीनी प्रारूप अनुपात। ये 20 परिभाषा ही हैं, और कोई छूट जाएगी तो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। मेरे हिसाब से 20 ही है, और कोई बाकी रहेगी मैं आपको बता दूंगा। जनक पीढ़ी का मतलब है कि जब ये जो जनक पीढ़ी है कि जिनके बीच में क्रॉस होता है उन्हें क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी। ठीक है, एक संतति पीढ़ी और संतति पीढ़ी, यहाँ लिख देते हैं संतति पीढ़ी। पर इनको क्रॉस करवाएंगे, इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, जो संतति प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है, इसे क्या कहेंगे, संतति पीढ़ी कहेंगे। एक संकर संकरण अनुपात कि जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया जाता है, जैसा भी अनुपात अपने निकाला था 3:1, 1:2:1 आया था, निकाला था ना भी, ये आया था ऐसे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मैंने कहा था 3 लंबे हैं 1 बोना है, तो ये 3 अनुपात। और मैंने कहा था 1 शुद्ध लंबा है 2 अशुद्ध लंबे 1 शुद्ध बोना है, तो 1:2 अनुपात। मतलब एक लक्षण को लेकर एक संकर संकरण से प्राप्त होने वाला अनुपात क्या कहलाएगा, एक संकर संकरण अनुपात। द्विसंकर से प्राप्त होने वाला अनुपात द्विसंकर संकरण अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात ये रहा। ठीक है, कि लक्षणों को बाह्य रूप से देखे, और जीनी प्रारूप अनुवांशिक लक्षणों देखे जो अनुपात प्राप्त होता है उसे जीनी प्रारूप अनुपात कहा जाता है। तो ये परिभाषाएं जो है आपके हो गई कंप्लीट शब्दावली। और एग्जाम में कौन सी परिभाषा आई थी 2020 में, एग्जाम आई थी परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं, और संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। अब पढ़ेंगे मेंडल के नियम। क्या है, मेंडल के नियम। आज अपन एक नियम की बात करेंगे, कल 2 नियम बचेंगे, उनको पूरा करेंगे। मेंडल के नियम। तो मेंडल ने किस पे कार्य किया था, उद्यान मटर, ध्यान रखेंगे वर्ड मटर नहीं, उद्यान मटर, गार्डन पी, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। कल बता चुका था मैं तो आपको वैसे ही। पहला पॉइंट तो कितने नियम दिए गए थे मेंडल के द्वारा, 3 दिए गए। तीनों का नाम याद रखेंगे पहले तो। पहला नियम क्या है, प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम क्या है आपके, इसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। एक ही बात है, 3 नाम है। और तीसरा है स्वतंत्र अफ्यून का नियम। इस चीज का खासतौर से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीनों नियम पढ़ेंगे अपन, तीनों की रूपरेखा बनाएंगे, और एग्जाम में कोई सा भी एक रूपरेखा वाला आ सकता है। तो पहले पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम क्या है। देखो प्रभाविता नियम क्या है कि जब एक देखो
प्रभाविता का नियम किस पर आधारित है? पहला पॉइंट तो एक संकर संकरण पे, ध्यान रखना। पहला और दूसरा नियम जो है ना वो किस पर आधारित है? एक संकर संकरण पे। पहला दूसरा लोग प्रभाविता का और पृथक्करण का, और तीसरा नियम जो है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है, ध्यान रखना इस का। तो प्रभाविता का नियम क्या हो गया? एक संकर संकरण पर आधारित। कैसे? कि जैसे क्या होता है कि एक लक्षणों को लेकर जब संकरण कराया जाता है या एक संकर संकरण के आधार पर जब इसे बना लेते हैं प्रभावी जनक कैपिटल टी, स्मॉल टी मतलब अप्रभावी जनक, ये क्या है? समयुग्मजी। ये बनाना है, इसमें चार्ट नोट्स में मिल जाएगा आपको। ये क्या है? समयुग्मजी। ये क्या है? बोना। ये क्या है? लंबा। ये क्या है? प्रभावी। ये क्या है? अप्रभावी। क्या बोलते हैं? पेरेंटल पीडी या जनक पीडी। जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीडी में, ये F1 पीडी में क्या होता है? विषम युग्मजीय लंबे प्राप्त होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं प्रभावी संतति प्रकट होती है। परिभाषा क्या होगी? कि जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया जाता है, जैसे ऐसे लिखना कैसे नियम को, रूपरेखा तो ये बनानी यहाँ तक, ये प्रभावी नियम यहीं तक है आपकी किताब में, ठीक है। और इनसे और थोड़ा बड़ा बनाना चाहे तो ये कैपिटल टी बनाया, यहाँ पे देखो तीसरा स्टेप और एक थोड़ा सा लंबा करना हो तो एक और ले सकते, इसको यहाँ से हटा के कि इनसे बनेंगे युग्मक। तो इन दोनों में से एक ले लीजिए, जिसमें कैपिटल टी है, ये क्या हो गया? युग्मक। इसे एक लूँगा तो क्या होगा? स्मॉल टी। ये क्या होगा? एक युग्मक। फिर इनके बीच में क्रॉस करूँगा तो युग्मक मिलेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे, तो अब इसे क्या कहेंगे? F1 पीडी कहेंगे। और ये क्या संतति प्राप्त हुई? प्रभावी। तो परिभाषा क्या हुई? जब समयुग्मजीय लंबे तथा विषम युग्मजीय बोने के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीडी के अंदर विषम युग्मजीय लंबे या प्रभावी संतति प्रकट होती है। F1 पीडी के अंदर प्रभावी संतति का प्रकट होना ही क्या है? प्रभाविता का नियम है, ठीक है। कि F1 पीडी के अंदर जो प्रभावी संततियों का प्रकट होना क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है, ठीक है। कि ये प्रभाविता का नियम क्या होगा? कि जब एक आपके समयुग्मजीय लंबे कैपिटल टी कोष्टक में समयुग्मजीय बोने स्मॉल टी का क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीडी के अंदर आपके प्रभावी संतति प्रकट होती है, और प्रभावी संतति का प्रकट होना क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। किस पे आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है, ठीक है। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। परिभाषा जरूर याद कीजिए, महत्वपूर्ण है। कल 2 नियम बाकी रहेंगे, फिर एक पढ़ेंगे परीक्षण क्रॉस और एक पढ़ेंगे आपके आउट क्रॉस, और उसके बाद में अपन मेंडल के नियमों की उपयोगिता पढ़ेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।